नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मांग व पूर्ति का नियम। जो संगणक भर्ती है उसके इकोनॉमिक कंसेप्ट टॉपिक के अंदर यह मांग व पूर्ति का नियम शामिल है। इसके अलावा एएसओ, एसओ, कोले लेक्चरर और जो अन्य भर्ती हैं उनके सिलेबस में मांग व पूर्ति का नियम आता है। तो मांग किसे कहते हैं और मांग करते क्यों हैं? देखिए दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी वस्तुओं की उपयोगिता होती है। उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु द्वारा हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण होता है उस वस्तु में, उसे हम कहते हैं उपयोगिता। वस्तु की उपयोगिता के कारण हम वस्तु की मांग करते हैं। मांग क्या होती है? मांग के 3 तत्व है। कौन कौन से? पहला तत्व है वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। इच्छा या आवश्यकता कब होगी? जब हमें वस्तु की जरूरत होगी। दूसरा इसका तत्व क्या है? इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा। जैसे हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, आज फॉर्च्यूनर गाड़ी की किसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो केवल लालसा होना वो मांग नहीं है। मांग क्या है? वस्तु की आवश्यकता के साथ साथ उसको खरीदने के लिए पैसा। तीसरा तत्व क्या है? उस वस्तु के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा। जैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी की आवश्यकता भी है, हमारे पास पैसे भी है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये जो 30-40 लाख रुपए हैं वो फॉर्च्यूनर न खरीद कर कोई घर बना ले। यानी मांग भी है, हमें आवश्यकता भी है वस्तु की, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन उस पर पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं है, तो उसे भी मांग नहीं कहेंगे। तो मांग के कितने तत्व है? 3 है। वस्तु की इच्छा या आवश्यकता, उसको खरीदने के लिए पैसा और उस वस्तु पर पैसा खर्च करने की इच्छा। तो यह है मांग के तत्व। इसके अलावा मांग का संबंध निश्चित समय से भी होता है और निश्चित स्थान से भी होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण वह है निश्चित कीमत। निश्चित समय क्या है? जैसे हमें किसी वस्तु की आवश्यकता आज है, लेकिन वो 5 दिन बाद आ रही है, तो उसे मांग में शामिल नहीं करेंगे। हमें वस्तु की जरूरत जयपुर में है और वो दिल्ली में मिल रही है, तो भी उसे मांग में सम्मिलित नहीं करेंगे। यानी मांग का संबंध निश्चित समय से, निश्चित स्थान से और निश्चित कीमत से होता है। कीमत वाला हम पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। अब देखो, मांग प्रभावित किन किन चीजों से होती है? मांग पर प्रभाव किन किन चीजों का पड़ता है? तो मांग पर प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो होता है उस वस्तु की कीमत कितनी है। अर्थशास्त्र में जो भी सिद्धांत बने हैं वो वस्तु की मांग और कीमत के आसपास ही घूमते हैं। यानी मांग बहुत सारे तत्वों से प्रभावित हो रही है। जो उपभोक्ता है उसकी आय का भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये है, मैं 1 किलो घी खरीद रहा हूँ। अब मेरी तनख्वाह बढ़कर, मेरी आय बढ़कर हो गई 15,000 रुपये, तो मैं 1 किलो घी की जगह कितना खरीदने लगूंगा? 2 किलो। तो मांग पर किसका प्रभाव पड़ता है? आय का। इसके अलावा संबंधित वस्तु, मांग पर किसका प्रभाव पड़ता है? संबंधित वस्तुओं का। ये संबंधित वस्तुएं क्या होती है, इसको थोड़ा गौर से देखना। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूरक वस्तु और दूसरी होती है स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तु कौन सी है? पूरक वस्तु कौन सी है? जो एक साथ काम में ली जाती है या साथ साथ काम में ली जाती है। जैसे पेन और स्याही। पेन और स्याही क्या है? पूरक वस्तु है। कार और पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तु है। क्योंकि बिना स्याही के पेन का कोई उपयोग नहीं है, बिना पेट्रोल के कार का कोई उपयोग नहीं है, वो दोनों साथ साथ काम आएगी, तो उसे कहते हैं पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु क्या होती है? जो एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जाती है। जैसे मान लो कि चाय के दाम बढ़ रहे हैं तो लोग कॉफी का उपयोग करने लगेंगे, तो इस हिसाब से
चाय और कॉफी क्या होगी, स्थानापन्न वस्तु, यानी चाय की जगह कॉफी का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार कोको कोला की जगह कोई दूसरा पेय पदार्थ, पेप्सी, मिरिंडा, उनका उपयोग किया जा सकता है, तो वो होगी स्थानापन्न वस्तु। उसके अलावा मांग और किन तत्वों से प्रभावित होती है, उपभोक्ता की पसंद से प्रभावित होती है। वो पहले किसी और चीज को पसंद करता था, अब दूसरी को पसंद करने लगा है, तो उसका भी प्रभाव मांग पर पड़ता है। उसके अलावा कीमत प्रत्याशा, यानी भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की आशा हो तो हम उसका पहले ही स्टॉक कर लेंगे, पहले ही खरीद लेंगे, तो भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा है तो उसकी पहले मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बाद में भविष्य में कीमत गिरने की चांसेज है तो उसकी मांग अभी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। लोग सोचेंगे कि कीमत गिरने के बाद खरीदेंगे। तो मांग किन किन चीजों से प्रभावित होती है, कीमत से, आय से, संबंधित वस्तुओं से, उपभोक्ता की पसंद से, कीमत प्रत्याशा से। जो अर्थशास्त्र में या अभी हम इस नियम पर पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा टॉपिक होगा कीमत पर प्रभाव, यानी कीमत मांग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। और अब देखो जो मेन हमारा टॉपिक है मांग का नियम। मांग का नियम क्या है, मांग का नियम क्या होता है, देखो अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर, ये अन्य बातें क्या है जो हमने ऊपर अभी पढ़ी, कीमत के अलावा, कीमत को छोड़कर जो भी चीजें वो अन्य बातों, आय, संबंधित वस्तुएं, उपभोक्ता की पसंद, कीमत प्रत्याशा, ये अन्य बातें हैं। अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है। नॉर्मल सी चीज है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो हम उसकी मांग क्या कर देंगे या उसका उपयोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे टमाटर है, अभी 140 रुपये किलो हो गए तो हम उसका उपयोग क्या कम करने लगे, उसकी मांग घट गई। इसी प्रकार कोई वस्तु सस्ती होती है तो हम उसका मांग है ज्यादा करने लगते हैं, तो यही मांग का नियम है। मांग के नियम का सार यही है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाएगी, और कीमत यदि घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। अब देखो इसको डायग्राम के आधार पर पेश करना हो, गणित में आपने सबने पढ़ा है जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ पर क्या होता है, इस साइड पर होता है x और इस साइड पर होता है y। ये हो गया OX और ये हो गया OY। कोई भी सिद्धांत हो, कभी भी डायग्राम बनाना हो, जो OY है इस पर हम दर्शाएंगे कीमत को, और नीचे जो भी संबंधित सिद्धांत की चीज है वो दिखाएंगे। जैसे अब कीमत और मांग का हम अध्ययन करें तो नीचे दर्शाएंगे मांग को। यहां पे मैं लिख दूं टमाटर की मांग या किसी वस्तु की मांग है। अब देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये कीमत है, मैं दर्शा देता हूं 20, 40, 60, ये सब मैंने दर्शा दी। अब देखो यदि जो टमाटर है वो 60 रुपये किलो है तो उसकी मांग है 5 किलो। अब यदि कीमत घट जाती है 40 रुपये किलो हो जाएगी तो उसकी मांग को हम बढ़ा देंगे, 5 किलो की जगह 10 किलो यूज में लेने लगेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा खींची जाएगी वो इस हिसाब से बनेगी। तो देखो यदि टमाटर की कीमत 60 रुपये किलो है तो उसकी मांग इतनी है, अब कीमत कम हो जाएगी तो मांग बढ़कर इतनी हो जाएगी। यही मांग का नियम है। इस हिसाब से कीमत और मांग में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और यदि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। अब हम आगे पढ़ते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है और बाजार मांग अनुसूची क्या है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग। जैसे मैं व्यक्तिगत उपभोक्ता में खुद ले लेता हूं, मैं खुद हूं, अनार की कीमत दी हुई है और मेरी मांग कितनी होगी। देखो 200 रुपये का भाव है अनार का, तो मैं मांग करूंगा 1 किलो। उसी बाद में उसकी कीमत कम हो जाती है तो मैं मांग बढ़ाऊंगा, तो मैंने कर दी 2 किलो। बाद में 50 रुपये कीमत हुई तो मैंने कर दी 3 किलो, और 20 रुपये हुई तो मैंने मांग बढ़ा दी 4 किलो। तो जो अनार की विभिन्न कीमतें हैं, इन विभिन्न कीमतों पर मैं वस्तु की कितनी मांग कर रहा हूं, इन सभी का जोड़ है जो ये मेरी टोटल मांग है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10।
तो इन विभिन्न कीमतों पर इन मांग की मात्राओं को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो होगी व्यक्तिगत मांग। अब जैसे यहां पर मैंने मेरा उदाहरण लिया, ए मान लिया, और अब दूसरा और मान लेता हूं बी की भी अलग अलग जो कीमतें उस पर मांग दर्शा दी मैंने, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 6 किलो, जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वैसे वैसे इसकी मांग बढ़ रही है। तो दोस्तों देखा कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची है वो निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की मांग होती है। बाजार मांग अनुसूची क्या होता है? इन व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का क्षैतिज जोड़। क्षैतिज यानी देखो जैसे 200 रुपये किलो पर ए की मांग है 1 किलो और बी की मांग है 2 किलो, तो बाजार मांग क्या होगी? इन दोनों का जोड़। और वो भी जोड़ कौन सा? लंबवत नहीं, ऐसे जोड़ नहीं, ये क्षैतिज जोड़। क्षैतिज जोड़ कितना होगा? 3 किलो, 2 और 3 5। ये जो इन दोनों का क्षैतिज जोड़ आ रहा है वो क्या कहेंगे हम? बाजार मांग अनुसूची। अब देखते हैं पूर्ति का नियम। पूर्ति क्या है दोस्तों? मांग करता है उपभोक्ता, ग्राहक, और पूर्ति करता है उत्पादक, उत्पादन करने वाला, वो करता है पूर्ति। तो पूर्ति क्या है? जैसे कोई उत्पादक है, उस उत्पादक के पास 100 किलो चीनी है। चीनी कितनी है? 100 किलो चीनी है, लेकिन वह बाजार में बेचने के लिए 80 किलो ही चीनी तैयार है। यानी वो भाव सोच रहा है कि और भाव बढ़ेंगे तब मैं 20 किलो चीनी बेचूंगा, अभी मैं 80 किलो ही बेचूंगा। तो उस वस्तु की पूर्ति कितना कहेंगे? उस 100 किलो को नहीं कहेंगे, उस 80 किलो को कहेंगे। तो पूर्ति है क्या है? पूर्ति है स्टॉक का वह भाग, स्टॉक का वह भाग जो उत्पादनकर्ता निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ति है वो स्टॉक का एक निश्चित भाग है जो निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए उत्पादनकर्ता तैयार है। मांग कौन करता है? उपभोक्ता करता है, और पूर्ति करता है उत्पादनकर्ता। अब देखो पूर्ति का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी। यदि कीमत ऊपर जाती है तो पूर्ति भी ऊपर जाएगी, कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी पूर्ति भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस नियम के आधार पर जो वस्तु की कीमत है और उसकी मांग है उसमें क्या संबंध है? उसमें संबंध है धनात्मक और प्रत्यक्ष है, यानी समान दिशा की तरफ जाएगी। जो कीमत और पूर्ति है उसमें क्या संबंध है? कीमत और पूर्ति में संबंध है धनात्मक और प्रत्यक्ष। पूर्ति होती क्या है? स्टॉक का भाग। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक कॉमन सोचिए, मैं भी पहले यही सोचता था। कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, और कीमत कम हो जाती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। तो चीज आपकी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा उल्टा सोचिए कि किसी वस्तु की पूर्ति कम होती है तो क्या होगा? पूर्ति कम होगी तो क्या करेंगे? कीमत ऊपर जाएगी। तो हम तो नियम में पढ़ रहेंगे पूर्ति और कीमत में क्या है? सेम संबंध है, लेकिन ये क्या आ गया? उल्टा आ गया। लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर कीमत और पूर्ति में जो स्वतंत्र तत्व होता है वो होता है कीमत। पूर्ति है वो कीमत के आधार पर चलेगी, न कि कीमत पूर्ति के आधार पर। यानी कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ेगी, और कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। जो विपरीत वाला संबंध है वो आपको नहीं सोचना है। ये हो गया पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम को डायग्राम पे देखना हो तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम। ये O बिंदु है, यहाँ पे नीचे होगा X बिंदु और ऊपर की तरफ होगा Y बिंदु। इस तरफ हमेशा दिखाएंगे कीमत। ये वाला डायग्राम हमेशा इस पर कीमत आएगी, और नीचे जो भी अपन को नियम में चीज है वो है पूर्ति। OX पर पूर्ति दिखाएंगे, OY पर कीमत दिखाएंगे। अब जैसे
किसी वस्तु की कीमत है 10 रुपये तो उसकी पूर्ति थी इतनी। अब मान लो उसकी कीमत हो गई 20 रुपये तो उसकी पूर्ति भी बढ़कर ये हो जाएगी। तो इसकी रेखा है वो इस हिसाब से बनेगी, कीमत और पूर्ति है उसके अंदर प्रत्यक्ष व धनात्मक संबंध है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ जाएगी और जैसे ही कीमत कम होगी पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने मांग व पूर्ति का नियम संक्षेप में समझ में आने की दृष्टि से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो इकोनॉमिक कंसेप्ट के और टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।